जब ही जाकर बीजेपी हारेगी, वरना मैं नहीं समझता कि यूपी से बीजेपी अभी इस वक्त चुनाव हार रही है। खाली 20% वोट पर हम सरकार ना तो हटा सकते ना बिगाड़ सकते। भले ही मेरा दुर्विरोधी हो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार ने 2012 से 17 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा काम कराया। 24 में मेरा मानना है कि देश एक गठबंधन की मांग कर रहा है, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश। अगर हमने उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को हम रोकने में कामयाब हो गए तो देश के अंदर से बीजेपी की सरकार चली जाएगी। और गंगों के अंदर CHC नहीं थी, CHC भी हमारे दादा ने दी। गंगों के अंदर अस्पताल नहीं थे, जो सरकारी हॉस्पिटल है ये भी हमारे दादा का दिया हुआ है। आजकल लोकदल का और बस भाजपा का भी गठबंधन गंगों में चल रहा है, आपने वो भी देखा होगा। उससे पहले वो लोग समाजवादी पार्टी की सरकार में थे, हम विपक्ष में थे। उससे पहले वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में थे, हम विपक्ष में थे। दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गाम गुहान में। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। अभी हम गंगों में हैं, हमारे साथ में हमजा मसूद जी हैं और आज हम गंगों खासकर कस्बा और 2024 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है उसी को लेकर बात करने जा रहे हैं। तो हमजा भाई, स्वागत है आपका गाम गुहान में। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत। आप पहली बार आए हैं तो जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जो सवाल होते हैं वो बड़े सटीक और सीधे साधे होते हैं। जी जी मालूम है हमें। तो पहला सवाल आपसे ये है, 24 के चुनाव नज़दीक हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं आपको पता है पार्टियां अपनी अपनी जो रणनीतियां तैयार कर रही हैं। जी जी। और जिसका जो एजेंडा है उस पर काम करेगा। एजुकेशन की कोई बात नहीं करेगा, स्वास्थ्य की कोई बात नहीं करेगा, रोजगार की कोई बात नहीं करेगा, और हुई भी तो झूठे वादे। क्या लगता है क्या रहने वाला है 24 में अब की बार? देखिए, स्वास्थ्य, एजुकेशन, आपने जितनी भी बातें करी, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इसके ऊपर वोट नहीं मिलता, इसलिए इस बात पे चर्चा ही बंद हो गई। अगर वोट मिलता, भले ही मेरा दुर्विरोधी हो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार ने 2012 से 17 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा काम कराया। वो चुनाव नहीं हारते अगर विकास पर वोट पड़ता। उस टाइम हम उन्हीं के गठबंधन से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे और कांग्रेस और इसका समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, तो इस वजह से ये मुद्दे नहीं उठते। 24 में मेरा मानना है कि देश एक गठबंधन की मांग कर रहा है, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश। अगर हमने उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को हम रोकने में कामयाब हो गए तो देश के अंदर से बीजेपी की सरकार चली जाएगी। और ये मुमकिन बगैर दलित वोट के नहीं है। खाली 20% वोट पर हम सरकार ना तो हटा सकते ना बिगाड़ सकते। तो एक बहुत बड़ा सामाजिक गठबंधन हमें बनाना पड़ेगा, जिसमें जातीय समीकरणों को देखकर हिस्सेदारी सबको देनी पड़ेगी, जब ही जाकर बीजेपी हारेगी, वरना मैं नहीं समझता कि यूपी से बीजेपी अभी इस वक्त चुनाव हार रही है। योगी जी बड़े मजबूत हैं, उनके जो बुलडोजर है तैयार खड़े हैं, और आप देख रहे होंगे जितने भी माफिया थे सबको मिट्टी में मिला चुके हैं। बड़ी बड़ी चौड़े चौड़े सड़क बना रहे हैं और लगातार अभी जिनको जिस तरीके से जो कहते हैं अपनी भाषा में, जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएंगे। इसी के कारण उनकी सरकार जो है दोबारा उत्तर प्रदेश में आई। ऐसा पहली बार हुआ कि दोबारा कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हो, और उन्होंने तो छाती ठोक के कही थी मैं बनूंगा। जब वो न्यूज रूम में थे तो उन्होंने कहा था कि मैं बनूंगा, आज तक नहीं बना तो मैं बनूंगा। अब आती है आपकी लोकसभा कैराना, क्या लगता है क्या रहने वाला है कैराना पर? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बेशक सी बात है, जीते हुए सांसद को ही टिकट देगी भारतीय जनता पार्टी, प्रदीप चौधरी को। जी जी। लेकिन अगर गठबंधन कुछ गलतियां करता है या फिर अपने सूझबूझ से सही टिकट नहीं दे पाता है तो क्या होने वाला है अब की बार? देखिए, पहली बात तो प्रदीप अंकल का टिकट है या नहीं है, इसी पे बहुत बड़ा सवाल निशान इस टाइम खड़ा हुआ है। बीजेपी उन्हें टिकट देगी या नहीं देगी। और गठबंधन जो सबसे बड़ी गलती कर रहा है वो सिर्फ समझ रहा है कि चुनाव जो है वो 3 विधानसभाओं में शामली ज़िले की हो रहा है। गंगों और नकुड़ को बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया गया है गठबंधन की तरफ से। अगर गंगों और नकुड़ ही बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ बनकर उभरेगी अगर ये लोग फोकस नहीं करेंगे। और बगैर बहुजन समाज पार्टी के मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट कैराना, मुजफ्फरनगर और आपका सहारनपुर जीतना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारी गंगों और नकुड़ जो 2 विधानसभा हैं इसके ऊपर बहुत भारी तादाद के अंदर दलित वोट है, जो बीएसपी का बुनियादी वोट है। और विधानसभा के अंदर जब सब भाग गए लेकिन बीएसपी का बुनियादी वोट चट्टान की तरह खड़ा रहा। तो अगर बीजेपी को हराना है तो बसपा को भी साथ लाना पड़ेगा और हिस्सेदारी देनी पड़ेगी और गंगों नकुड़ पे फोकस भी करना पड़ेगा। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट होते हैं बहुजन समाज पार्टी के। ये तो लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना। अगर जिस दिन बीएसपी खत्म हो गई उस दिन मैं और आप, खास तौर से मेरा समाज, राजनीति करना छोड़ दे, उस दिन वाकई में 80-20 का चुनाव हो जाएगा। बसपा का जिंदा रहना मुसलमान के लिए ज़रूरी नहीं, मजबूरी है।
अगर ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो बीएसपी के साथ खड़ा हुआ है, अगर वो खिसक कर बीजेपी की तरफ चला गया तो फिर ये जितनी लोकसभा सीट्स आ रही हैं ये भी नहीं आने की। अभी आपने पता होगा आपको, सहारनपुर में, देवबंद में जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनके ऊपर हमला हुआ है। तो मायावती जी ने एक शब्द भी उनके लिए नहीं बोला, वो भी दलित नेता हैं, क्या कारण है? देखिए वो बड़े नेताओं की बात है, उसमें मैं क्या कहूँ, हमने तो बोला, अब वो ऊपर पार्टी में क्या चल रहा है मैं उसमें क्या बोलूँ। तो क्या जो दलित वोटर है उनको नाराजगी नहीं होगी? दलितों की नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं इस वक्त, और आप इस चीज़ का आप ये समझ लीजिए रिजल्ट आपने विधानसभा के चुनाव में देखा भी कि जब तमाम वोट बैंक भाग गए उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ दलित वोटों के अंदर खड़ी थी, जो बीएसपी का बेस वोट है। अच्छा, जैसा अभी जो लोकसभा है कैराना, गठबंधन की तरफ से जो मजबूत दावेदार बताई जा रही हैं वो एक रासन जी हैं, क्या लगता है आपको, क्या बाजी मार पाएंगी? बिल्कुल, अगर सही तरीके से चुनाव लड़ी और मजबूती से उन्होंने अपने रणनीति को, चुनावी रणनीति को सूझबूझ के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा तो ज़रूर चुनाव मजबूती के साथ लड़ सकते हैं। हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन मजबूत कैंडिडेट हैं वो। जिक्र तो ये भी चल रहा है कि टिकट भी कट सकता है, क्योंकि रालोद जो है उन्हीं के गढ़ में, उन्हीं के गाँव में कुछ कार्यक्रम करने जा रही थी, लेकिन लोगों ने विरोध किया और जयंत चौधरी वहाँ पहुंचे। देखिए कार्यक्रम तो गंगों में बहुत हुए, एक बुनियादी एक ही बार हिलती हैं, उसके बाद दोबारा आदमी गलती नहीं करता। 2022 में बुनियाद हमारी हिली, विधानसभा में सारा वोट भाग गया, लेकिन 2023 के नगर पालिका के चुनाव में 2 गुना वोट में हमारे उछाल आया और हम गंगों के अंदर 50% वोट पाकर खड़े हो गए। 50 में हम हैं, 50 में सारे हैं। तो ये तो वक्त की बात है। बुनियाद उनकी 99 में हिलनी थी, मुनव्वर साहब चुनाव हारने थे। अब आगे का देखते हैं हम कैराने की जनता क्या फैसला लेती है, खास तौर से कैराना विधानसभा की जनता। हक तो सबको है प्रोग्राम करने का, मुझे भी हक है, मैं भी कर लूँगा प्रोग्राम जाके। उस प्रोग्राम को, भीड़ को वोट में तब्दील करना ही राजनीति है इस टाइम। अगर कर पाए तो नुकसान होगा, नहीं कर पाए तो फिर दोबारा मजबूत खड़े हैं वो लोग। जी जी, चलो ये तो कैराना लोकसभा की बात हुई। अब आपके कस्बे में आ जाते हैं। जी जी, बड़ा नाम है गंगों का। कुछ दिन पहले मैं यहीं से यात्रा कर रहा था। जी जी, छोटा सा साधन है मेरे पास, एक मोटरसाइकिल। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मोटरसाइकिल चल रही है, तैर रही है, इसके ऊपर कार्य क्यों नहीं हुआ। मुझे बड़ा अचरज हुआ जब मुझे पता आप लगा। बारिश में होंगे जी, बारिश हो रही होगी जी, तो बारिश इतनी तेज नहीं थी कि नहीं से 13 से 14 मिनट हाँ, बारिश हुई। जी जी, ऐसा है। अब इसका मेन कारण ये है कि गंगों से बाहर निकलते ही एक गांव पड़ता है गांधीनगर। गांधीनगर के अंदर नाले के ऊपर मंदिर का निर्माण हुआ है और वहाँ गाँव वाले उसकी इजाज़त हमें नहीं देते कि हम वहाँ उसे उठाकर, वहाँ 6 फुट नाले के ऊपर 12 इंच का बम्बा दबा रखा है। इसके लिए हमने कई बार राज्य सरकार को भी लिखा, एमपी और एमएलए से भी मदद मांगी, लेकिन इसके ऊपर हमारी कोई मदद नहीं की गई। ये नाला भी हमारे दादा जब एमपी थे जब खुदा गया था यहाँ से और लखनौती की तरफ। इतना ज़रूर है अगर पानी, बारिश हो रही है और पानी रुक रहा है 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो हम कसूरवार हैं, लेकिन बारिश के अंदर तो बड़े बड़े शहरों के अंदर पानी भर रहा है, हमारे यहाँ तो 2 घंटे के अंदर पानी उतर जाता है। बल्कि अभी क्योंकि नालों की सफाई चल रही है, कार्य आप देख रहे होंगे, उसकी भी मेरे विपक्षियों ने वीडियो डाल रखी है कि देखो इन्होंने गंदगी मचा दी, लेकिन सफाई ना करो तो परेशानी, करो तो परेशानी। अब सफाई चल रही तो इस बार तो बल्कि आधे घंटे के अंदर पानी उतर गया। तो इसका सिर्फ एक कारण है कि हमें एक पक्का नाला चाहिए, वो हमारे फंड में हमारी इजाज़त नहीं दे रहा, हमारे पास इतना फंड नहीं है। उसके लिए हम एमपी एमएलए से, मैं आपके चैनल से के माध्यम से भी अनुरोध करना चाहूँगा राज्य सरकार से कि हमारा इसमें सहायता करें और ये नाला निर्माण कराने का कार्य करवाएं, क्योंकि यहाँ से और 7 किलोमीटर लंबा वो नाला बुद्धि जमुना तक खुदना पक्का होना है, तो उसके लिए हमें सरकार से फंड चाहिए। एक बहुत बड़ा नाम हुआ है यहाँ से, काजी रशीद मसूद। बिल्कुल बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। जी जी, स्वास्थ्य की हालत आप देख ही रहे होंगे क्षेत्र की कैसी है। क्या कारण थे उस समय में डेवलपमेंट नहीं हो पाए? नहीं, उस समय इसका मुद्दा कुछ और था ना, रोटी कपड़ा और मकान मुद्दा था। मेरे दादा स्वास्थ्य मंत्री 89 में रहे और गंगों के अंदर सीएचसी नहीं थी, सीएचसी भी हमारे दादा ने दी। गंगों के अंदर अस्पताल नहीं थे, जो सरकारी हॉस्पिटल है ये भी हमारे दादा का दिया हुआ है। 89 में 6 महीने के लिए वो मंत्री रहे। उसके बाद 91 के अंदर वो 96 के अंदर वो इलेक्शन हार गए। उसके बाद 2004 से 2009 के बीच में सांसद रहे। उस टाइम का मुद्दा था बेसिक, आपकी सड़क क्षेत्र के अंदर नहीं थी। गंगों को, पूरे ज़िला सहारनपुर को सड़कों का जंजाल रशीद मसूद साहब ने दिया। मकानों तक पानी, टंकियाँ, यहाँ गंगों के अंदर एक बोरिंग था, 25 आज के टाइम में 25 बोरिंग और 2 बड़ी टंकियाँ हैं हमारे यहाँ, वो रशीद मसूद साहब ने दी। तो ये सब भी तो देखा जाएगा ना, उस टाइम के मुद्दे कुछ और था, आज के मुद्दे कुछ और है।
उस टाइम भारत आज़ाद हुआ था, आज़ाद हुए 30 साल हमें गुजरे थे, देहात क्षेत्र तक विकास नहीं पहुंचा था। लेकिन ये सवाल बार बार शिक्षा का और इसका, ये सरकारों के काम होते हैं। सरकार, हमने हमेशा विपक्ष की राजनीति करी है, और जो ये बातें करते हैं, ख़ास तौर से जो बोलते हैं, वो पिछले 20 साल से सत्ता के अंदर रहे, हर सत्ता का उन्होंने मज़ा लिया है। आजकल लोक दल का और बस भाजपा का भी गठबंधन गंगों में चल रहा है, आपने वो भी देखा होगा। उससे पहले वो लोग समाजवादी पार्टी की सरकार में थे, हम विपक्ष में थे। उससे पहले वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में थे, हम विपक्ष में थे। उससे पहले वो फिर सपा की सरकार में थे। तो ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं, भाई 20 साल से आप भी तो सत्ता में हो, आपने क्या किया? गंगों की जनता ने ऐसे तो हमें वोट देके दोबारा जिता दिया। एक नगर पालिका के चेयरमैन होने की हैसियत से हमने हर वो चीज़ गंगों कस्बे को मुहैया कराई है जो एक चेयरमैन का फ़र्ज़ होता है। और रशीद मसूद साहब ने एमपी होने के नाते उस टाइम हर वो काम करा जो एक एमपी का फ़र्ज़ होता है। तो एक चीज़ और मैंने देखी यहाँ पे, मैंने बहुत सारे लोगों से गंगों में बात की, मैं सुबह से आया हुआ हूँ कि यहाँ पे घूमने के लिए कोई पार्क नहीं है, स्टेडियम नहीं है, बच्चों के लिए कोई खास जिम की सुविधा नहीं है। ये अब एक बात मुझे बताइए, कौन से कस्बे में है? कहाँ से लाऊं ज़मीन? जब कस्बे के अंदर ज़मीन ही नहीं है तो कहाँ से लाऊं? ये तो सरकारी ज़मीनों पे बनेंगे ना। कई जगह मैंने देखा है धीरे धीरे बड़े कस्बे हैं वो। देखिए ये गंगो सी ग्रेड कैटेगरी का कस्बा है। ये बेवकूफ़ी की बातें हैं जो ये जनता के अंदर भ्रम फैला रहे हैं। ये सी ग्रेड कैटेगरी का कस्बा है गंगो कस्बा। ए ग्रेड कैटेगरी का ये आपका देवबंद नगर पालिका ए ग्रेड की है। देवबंद नगर पालिका के अंदर आपको नहीं मिलेगा। गंगो के अंदर ये तो उन्होंने बता दिया ये नहीं है। ये नहीं बताया कि गंगो के अंदर न्यूनतम टैक्स पूरे प्रदेश के अंदर है, कि किसी भी व्यापारी को हम यहाँ पर उत्पीड़न नहीं होने देते, किसी के ऊपर हमने टैक्स की कोई मार नहीं मार रखी है। किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा कि हर मकान तक रंगीन टाइल पहुँचा रखी है, या दिन में 2 बार हम पानी की सुविधा मुहैया कराते हैं यहाँ पर, या एक फ़ोन के ऊपर सफाई कर्मी उनके दरवाजे पर द्वार पर खड़ा होता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कूड़ा निस्तारण प्लांट हमने लगाया है। 2 बड़ी योजनाएं मैं लेकर आ रहा हूँ। अभी हमारी चची शाजिया से बात हुई, हमारी जो चेयरमैन है, और बहुत जल्द गंगों को 2 बहुत बड़ी योजनाएं हम लोग देने वाले हैं इसी टर्म के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, लेकिन ये जो सुपरफिशियल बातें हैं, ये कागजी बातें नहीं है कि पार्क नहीं है और जिम नहीं है। जिम कहाँ है? अम्बेटे में है, चिलकाना में है, बेहट में है, या चलिए छोड़िए सहारनपुर में है। सहारनपुर के अंदर केवल आवास विकास या फिर ये जो बड़ी कॉलोनीज़ है, पॉश कॉलोनीज़, वहाँ पर आपने पार्क की हमें सुविधा देखने को मिलती है। सहारनपुर नगर निगम जिसका 2,500 करोड़ का बजट सालाना होता है, वहाँ नहीं है ये। तो हम एक छोटी सी नगर पालिका है। कोशिश करेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे। मैं तो प्रयास में लगा हुआ हूँ, मेरा इस टाइम प्राथमिकता है गंगों को बारात घर देना, जो यहाँ की गरीब जनता की ज़रूरत है। दूसरी मेरी प्राथमिकता है गंगों को एक स्टेडियम देना। स्टेडियम के लिए हमारे देखिए ज़मीन देख रखी है, लेकिन क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ आपके पास, हमारे पास इतना फंड नहीं है। जब आप एक पोजीशन पे बैठ जाते हैं, आप फंड का इस्तेमाल उस हिसाब से करते हैं कि आपको काम भी कराना है और उसके साथ साथ गंगो कस्बे के अंदर अन्य कामों के ऊपर भी आपको फोकस करना है। मान लीजिए मिसाल के तौर पर हमारे पास 5 करोड़ रुपए हैं। 5 करोड़ रुपए उठाकर आपने सारा स्टेडियम पे लगा दिया, तो पीछे ये कर्मचारियों की तनख्वाह, छोट-पुट कार्य जो रोज़ कस्बे के अंदर होते हैं, रिपेयर के कार्य जो कस्बे के अंदर होते हैं, 80,000 का कस्बा चलाना बहुत बड़ी बात होती है। तो हमें सब चीज़ें देखकर चलनी पड़ती हैं। कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब आप अगली विधानसभा से पहले आएंगे तो आपको तब्दीली दिखेगी इंशाल्लाह। जी जी, आपके बोर्ड में बैठा हूं। जो यहाँ के विधायक हैं जी जी गंगो विधानसभा से, वो मदद नहीं कर रहे हैं, या जो सांसद है वो मदद नहीं कर रहे हैं आपकी? नहीं, देखिए विधायक जी सांसद जी से जितनी उनसे होती है वो करते हैं, वो उनकी वो है। लेकिन ये है कि एक पक्ष का विपक्ष का फ़र्क आ जाता है। मतलब आप समझें कि अगर कोई कार्य गंगों के लिए अच्छा है कि मेरा नाम ना हो जाए या आपका नाम ना हो जाए, ये सब चीज़ें हैं। मुझे तो सिर्फ एक नाले की रिक्वायरमेंट है इन लोगों से, बाकी तो हम सक्षम में कर ही रहे हैं। हमारे गाँव में, ख़ास तौर से जिस समाज से मैं आता हूँ, हमारे गाँव में, हमारे लोगों में एक ईंट का टोला लगाने को कोई तैयार नहीं है। आज खदरे के गाँव में घुटनों घुटनों पानी है, लेकिन ये गंगो कस्बे के अंदर आपका अपना चेयरमैन है, तो हम करोड़ों रुपए की सड़कों का निर्माण कर सकते हैं। तो मुझे उनकी मदद नहीं चाहिए, सहयोग चाहिए। सहयोग करेंगे तो इंशाल्लाह काम होगा। अभी एमपी प्रदीप चौधरी साहब हैं, कोई ज़्यादा फोकस तो मुझे ऐसा दिखा नहीं उनका कस्बे के प्रति। हम ही लोगों के परिवार से वो ताल्लुक़ रखते थे, मैं तो अपना कुल कहता हूँ ना। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या करते हैं, उम्मीद है कि काम करेंगे। चलो, कुल में है नहीं है वो आपका है, आप वो तरीके से देखेंगे। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है,
मुस्लिमों को लेकर जिस तरीके से बातें होती हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता मुसलमानों के लिए आ चुके हैं। अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि मैं मुस्लिमों के लिए काम करूंगा, रोजगार नहीं मिल पाया। एक बड़ा नाम कैराना से भी आता है, मुनव्वर हसन, कोई सुख सुविधाएं उनको नहीं मिल पाई। क्या मात्र केवल वोटर के लिए, वोटर की हैसियत से कि वोट करेंगे हम जीत जाएंगे, इनके लिए कोई कार्य नहीं किया जाएगा? उनसे ज़्यादा कार्य तो सरकार ने कर दिया जो इनके खिलाफ बोल बोल कर सत्ता में आ गई। योगी जी तो खुलकर कहते हैं 80-20 की बात भी करते हैं। क्या आपको नज़र आता है इस चीज़ में, आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं कि मुस्लिमों को ऐसे आज लीडर की ज़रूरत है जो इनकी सुख सुविधाओं के लिए, इनके रोज़गार के लिए, इनकी एजुकेशन के लिए कार्य कर सके? गाँव में देखता हूँ मैं जाकर, लोग सामने नहीं आना चाहते, कैमरे पर बोलना नहीं चाहते, डर है, लिखना भी नहीं जानते जी। और जबकि जब वो सामने आएंगे तो ऐसा लगेंगे सबसे ज़्यादा जेंटलमैन ही ये, बुलेट पे घूमेंगे, ढुक ढुक की आवाज़ करेंगे, लेकिन उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है जो उनके पास असल सुविधाएं होनी चाहिए थी। आपका बड़ा नाम रहा है, आपके परिवार का बड़ा नाम रहा है, बिल्कुल। क्या करना चाहेंगे और अब तक क्या? देखिए, मैं आपको पहले, आपने एक फ़र्क है आपके सवाल में, आपने मुनव्वर हसन साहब का नाम लिया, आपने अखिलेश का नाम लिया। अखिलेश यादव में मुनव्वर हसन साहब के कैलिबर में बहुत फ़र्क है। मुनव्वर हसन साहब अपने कस्बे के, अपने विधानसभा के, अपने क्षेत्र के नेता थे, उसी के बनिस्बत बरक्स अखिलेश यादव जी पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मैं बिल्कुल कहूँगा सरकारों का इसमें दोष है। नेताओं ने प्रयास करा, चाहे रशीद साहब हों चाहे मुनव्वर हसन साहब हों, आज भी जनता इन्हें अगर याद करती है तो कुछ तो अच्छा करा होगा इन्होंने। उस टाइम की मैं आपको बता रहा हूँ, जब इन लोगों की राजनीति का दौर था, उस टाइम के मुद्दे कुछ और थे, आज के मुद्दे कुछ और हैं। पॉलिसी मेकिंग के अंदर कभी भी मुसलमान हिस्सेदार नहीं रहा है। एक बार हमारे दादा ज़रूर पॉलिसी मेकिंग के अंदर थे 89 की सरकार में, जब केंद्र में सरकार बनी थी। उसके बाद से पॉलिसी मेकिंग के अंदर हम लोग नहीं रहे। जहाँ तक रही बात मुनव्वर हसन साहब की, वो सांसद और विधायक रहे लेकिन पॉलिसी मेकिंग के अंदर नहीं रहे। तो जब तक हम पॉलिसी मेकिंग के अंदर नहीं आएंगे, जब तक कोई सुधार नहीं होने का। जहाँ तक रही बात हमारी, भाई देखिए, मैं खुद तालीम याफ्ता हूँ, LLM हूँ, और उधर उनके परिवार में, मुनव्वर हसन साहब के परिवार में मुझे लगता है कि सब लोग पढ़े लिखे हैं। तो हमारी अब राजनीति करने के ट्रेंड में अब तब्दीली आई है। पहले के मुद्दे, अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अब मैं थाना तहसील की राजनीति नहीं करना चाहता कि मुसलमान को सिर्फ छुड़वा दिया या फिर तहसील के अंदर जाके हंगामा कर दिया। ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। तब्दीली आएगी, ऊपर वाला हाथ में ताकत देगा तो मुद्दे भी उठाए जाएंगे, पार्लियामेंट के अंदर हमारी आवाज़ भी उठाई जाएगी और ख़ास तौर से हिस्सेदारी मांगी जाएगी जो हमें नहीं दी गई, जिससे हमें महरूम रखा गया। बस यही मेरा स्टैंड है इसके ऊपर। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, जब ताकत मिलने के बाद अगर हम काम ना करें तो आप ज़रूर घेराबंदी मेरी कर सकते हैं। देखिए, पुराने वालों को तो मैं जवाबदेह नहीं हूँ। मेरे पिताजी ना MP रहे ना MLA रहे, मेरे पिताजी गंगो के चेयरमैन रहे, उसका मैं जवाबदेह दे सकता हूँ आपको। जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इतना प्यार दे रहे हैं। बस मेरा आपसे निवेदन यही है, अब जो किया जा रहा है, जैसे जैसे फेसबुक की और यूट्यूब की रीच घटाई जा रही है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप तक जो नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं, आप केवल एक बार सर्च कीजिए, बार बार आप गुआम गुआंड सर्च कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जो सर्चिंग रैंक है धीरे धीरे कम हो सके और इसको हम अपने तरीके से बढ़ा सकें। जुड़े रहिएगा गुआम गुआंड के साथ। जय हिंद, जय भारत।